वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। यहाँ हम आपको बता दें कि अधिकांश धातुएं जो होती हैं, मेटल्स जो होती हैं अधिकांश, वो अम्ल के साथ में अभिक्रिया करके लवण, संगत लवण, उसी धातु का लवण, संगत लवण का मतलब होता है उसी धातु का लवण, वह हाइड्रोजन गैस बनाती है। साथ ही साथ में ऊष्मा भी निकलती है इसमें। ठीक है, कि जब भी अधिकांश धातुएं अम्ल के साथ में जब भी अभिक्रिया करती हैं तो क्या क्या बनता है? एक तो संगत लवण बनता है, यानी उसी धातु का लवण बनता है, हाइड्रोजन गैस निकलती है और ऊष्मा निकलती है। ठीक है, ये याद रखने वाली बात है कि धातु जब भी अम्ल के साथ में अभिक्रिया करेगी तो क्या क्या बनेंगे? लवण, उसी धातु का लवण, हाइड्रोजन और ऊष्मा। ठीक है, उदाहरण के लिए अगर हम बात करें, एक धातु लेते हैं पोटेशियम। पोटेशियम धातु हमने ली और उस धातु की अभिक्रिया हमने करा दी HCl अम्ल से, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। ठीक है, तो क्या क्या बनना चाहिए? लवण बनेगा पहले तो, यानी पोटेशियम क्लोराइड, ये एक लवण है, ये बनेगा। फिर क्या क्या बनेगा? हाइड्रोजन बनेगी H2 और ऊष्मा, हीट निकलेगी, ऊष्मा ये निकलेगी। इस समीकरण को अगर हम संतुलित करें तो इधर 2 लगा देंगे, HCl से पहले भी 2 लगा देंगे और KCl से पहले भी 2 लगा देंगे। ठीक है, यानी जब पोटेशियम जो धातु है उसकी अभिक्रिया हम अम्ल के साथ में कराते हैं। अम्ल कौन सा लिया हमने? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, हम चाहे तो यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल भी ले सकते हैं, जैसे हम लेके बताते हैं आपको। इसकी जगह पे हम सल्फ्यूरिक अम्ल ले लेते हैं। पोटेशियम धातु है, सल्फ्यूरिक अम्ल ले लिया हमने H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4
सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र है, तो याद रखना चाहिए हमें। इससे अभिक्रिया कराए तो हमारे पास में क्या क्या बनेगा, देखिए पोटेशियम सल्फेट K2SO4, K2SO4 बनेगा पोटेशियम सल्फेट। दूसरी बनेगी हमारे पास में हाइड्रोजन और निकलेगी ऊष्मा। ठीक है, यानी क्या बात रही, बात ये रही कि जब भी हम किसी धातु की अम्ल के साथ में, चाहे से अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो चाहे वो सल्फ्यूरिक अम्ल हो, उससे अभिक्रिया कराते हैं तो हमें एक तो उसी धातु का लवण प्राप्त होता है, जैसे यहाँ पर पोटेशियम क्लोराइड प्राप्त हो रहा है, यहाँ पे पोटेशियम सल्फेट प्राप्त हो रहा है। ठीक है, दूसरा हाइड्रोजन गैस निकलती है और ऊष्मा निकलती है। ठीक है, कुछ उदाहरण और ले लेते हैं, जैसे हम उदाहरण लेते हैं सोडियम का। सोडियम का उदाहरण यहाँ ले लेते हैं हम कि सोडियम जो है, सोडियम धातु जो है, अगर इसको हम अम्ल के साथ में अभिक्रिया कराएं, यानी HCl के साथ में अभिक्रिया कराएं, क्या क्या मिलेगा, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, यानी नमक, सोडियम क्लोराइड, NaCl बनेगा, हाइड्रोजन निकलेगी और ऊष्मा निकलेगी, हीट, ऊष्मा। ठीक है, समीकरण को संतुलित कर दें तो ये Na की जगह 2Na हो जाएगा, HCl की जगह 2HCl हो जाएगा और NaCl की जगह 2NaCl हो जाएगा। ठीक है, अगर इस सोडियम की हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बजाय सल्फ्यूरिक अम्ल ले लें तो कैसे अभिक्रिया होगी, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। 2Na क्यों लिख लिया हमने, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र लिख दिया H2SO4, H2SO4 क्या बनेगा, सोडियम सल्फेट, ये Na और सल्फेट का SO4। ठीक है, सोडियम सल्फेट बनेगा NaSO4, हाइड्रोजन गैस निकलेगी यानी H2 निकलेगा और ऊष्मा, हीट, ऊष्मा निकलेगी। ठीक है, तो अम्ल की हमने धातु के साथ में अभिक्रिया करा करके देखा। इसी तरह हम चाहें तो मैग्नीशियम धातु ले सकते हैं। अगर हम मैग्नीशियम धातु लेंगे और उसकी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ में अभिक्रिया कराएंगे तो कैसे होगा, मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा MgCl2, हाइड्रोजन गैस निकलेगी और क्या निकलेगा, हीट, ऊष्मा, ऊष्मा। ठीक है, यानी कुल मिलाकर के बात यह है कि जब भी हम किसी धातु की अम्ल के साथ में अभिक्रिया कराते हैं तो एक तो हमें उसी धातु का लवण प्राप्त होता है, संगत लवण जिसको हम कहते हैं, और दूसरा हाइड्रोजन गैस निकलती है और तीसरा ऊष्मा यानी हीट निकलती है। ठीक है, यहाँ पर एक खास बात और है। खास बात क्या है कि अगर हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेते हैं या अम्लों के अंदर भी फर्क आता है ना, तो अगर हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेते हैं या सल्फ्यूरिक अम्ल लेते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हम इनके स्थान पर नाइट्रिक अम्ल लें, नाइट्रिक अम्ल का मतलब होता है HNO3, HNO3, ये नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है। अगर हम नाइट्रिक अम्ल ले लें इसके स्थान पर तो थोड़ा सा चेंज आ जाता है। चेंज कैसे आ जाता है वो मैं बताता हूँ आपको। देखिए, हमने कहा था कि अगर हम कोई धातु लें, यानी पोटेशियम मान लीजिए ले लिया हमने, और इसकी अम्ल के साथ में अभिक्रिया कराएं तो क्या क्या मिलना चाहिए हमारे को, कोई भी अम्ल है, पोटेशियम धातु है, इसकी अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएं, क्या क्या मिलना चाहिए हमें, एक तो संगत लवण मिलेगा, यानी उसी धातु का संगत लवण, उसी धातु का लवण मिलना चाहिए, हाइड्रोजन गैस निकलनी चाहिए और ऊष्मा निकलनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर हमने करके देखा, पोटेशियम के साथ में हमने लिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया पहले, फिर हमने सल्फ्यूरिक अम्ल लिया H2SO4 लिया। अब हम अगर इसकी जगह पर नाइट्रिक अम्ल ले लें यानी HNO3 ले लें तो क्या होगा, देखिए पोटेशियम के साथ में हमने लिया है HNO3, नाइट्रिक अम्ल। ठीक है,
तो क्या होता है, यहाँ पे खास बात क्या होती है, हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती। क्या होता है, हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती है। क्यों नहीं निकलती है वो भी बताते हैं। देखो शुरुआत में तो निकलती है। देखिए पोटेशियम जो है वो नाइट्रिक अम्ल के साथ में अभिक्रिया कर रहा है और क्या बना रहा है, एक तो पोटेशियम ऑक्साइड बनाएगा। पोटेशियम जो नाइट्रिक अम्ल के साथ में करेगा तो पोटेशियम नाइट्रेट बनाएगा। एक तो पोटेशियम नाइट्रेट NO3 क्या बना दिया, पोटेशियम नाइट्रेट। ये तो बन गया लवण, संगत लवण बन गया। इसके अलावा क्या निकलेगा, हाइड्रोजन निकलेगी। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि हम अभिक्रिया कैसे करा रहे हैं, होता ये है कि ये जो हाइड्रोजन गैस निकलती है, ये जो हाइड्रोजन गैस निकलती है ये वापस से HNO3 से अभिक्रिया कर लेती है। ठीक है, बचा हुआ जो HNO3 नाइट्रिक अम्ल होता है उससे वापस से अभिक्रिया कर लेती है। ठीक है, और अभिक्रिया करने के कारण क्या होता है, एक तो पानी बन जाता है। वापस से अभिक्रिया किया तो H2 था ना ये, तो O तो यहाँ पे हो गया, तो एक तो पानी बन जाता है H2O। और दूसरा क्या, कुछ गैसें निकलती हैं जैसे नाइट्रोजन, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये गैस निकलती है। कभी कभी निकलती है नाइट्रोजन ऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, और कभी कभी निकलती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये मोनोऑक्साइड हो गई, ये डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गई, और ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गई। ठीक है, तो होता क्या है कि हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती है, बल्कि हाइड्रोजन गैस क्या होती है, वापस से नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करके और पानी बना देती है और कुछ गैसें निकलती हैं। ठीक है, ध्यान हमें सिर्फ इतना सा रखना है कि अगर अम्ल जो है नाइट्रिक है, अगर अम्ल नाइट्रिक है तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती है। हमेशा ऐसा नहीं होता, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि अगर नाइट्रिक अम्ल का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, HNO3 का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकल पाती है। क्यों नहीं निकल पाती है, क्योंकि जो भी हाइड्रोजन गैस निकलती है वो वापस से नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करके और पानी बना देती है, पानी में बदल जाती है और कुछ गैसें निकलती हैं। ठीक है, यहाँ पर हम आपको एक बात और बता दें ध्यान रखने वाली, वो ये कि अगर हम मैग्नीशियम की बात करें, धातु अगर हम मैग्नीशियम लें या फिर हम मैग्नीज लें धातु Mn, अगर हम धातु मैग्नीशियम या मैग्नीज लेंगे तो ऐसी स्थिति में अगर नाइट्रिक अम्ल अभिक्रिया कर रहा है और इसके साथ में हम नाइट्रिक अम्ल लेते हैं, HNO3 लेते हैं, तो इसमें हाइड्रोजन गैस बनती है। मैग्नीज और मैग्नीशियम की अभिक्रिया हम लिख देते हैं। जैसे मैग्नीशियम है, Mg जो है जब नाइट्रिक अम्ल से यानी HNO3 से अभिक्रिया करता है, डाइल्यूट, वेरी डाइल्यूट, बहुत ज़्यादा तनु नाइट्रिक अम्ल से जब अभिक्रिया करता है, क्या क्या बनता है, मैग्नीशियम नाइट्रेट और हाइड्रोजन गैस निकल रही है। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकल रही है। इसी तरह से अगर मैग्नीज की हम बात करें तो मैग्नीज जब है, Mn जब है HNO3 से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, मैग्नीज NO3
मैग्नीशियम नाइट्रेट और ये हाइड्रोजन गैस ये निकल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर हम आपको बता दें कि कुछ धातुएं ऐसी हैं जैसे कॉपर हुई Cu कॉपर, मरकरी हुई Hg जिसको पाराबीम हम बोलते हैं, गोल्ड हुआ Au सोना गोल्ड, और सिल्वर यानी चांदी। ये कुछ ऐसी धातुएं हैं जो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाइल्यूट HCl उससे अभिक्रिया नहीं करती, अभिक्रिया नहीं करती। तो ये तो बात हुई कि अम्लों के साथ में धातुएं कैसे अभिक्रिया करती हैं। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं अधातुओं की। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि अधातुएं जो हैं, अधातुएं नॉन मेटल जो होते हैं, वो अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, नहीं करते। जितनी भी अधातु हैं ये अम्लों के साथ अभिक्रिया ही नहीं करते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे एक खास टर्म पर, एक खास शब्द के ऊपर, इसका नाम है एक्वारेजिया। सवाल उठता है कि ये एक्वारेजिया होता क्या है, एक्वारेजिया है क्या। एक्वारेजिया जो है वो एक प्रकार का मिश्रण है, एक प्रकार का मिक्सचर है। ठीक है, किस चीज का मिक्सचर है? सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कॉन्सेंट्रेटेड HCl और सांद्र नाइट्रिक अम्ल कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, इन दोनों का एक मिश्रण है। किस अनुपात वाला? 3:1 वाला। यानी 3 भाग तो इसमें होंगे HCl के यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के, और 1 भाग होगा इसमें HNO3 का यानी नाइट्रिक अम्ल का। ठीक है, समझ में बात? 3:1 का मतलब है कि अगर नाइट्रिक अम्ल 10 ml हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमें 3 गुना लेना पड़ेगा, यानी 30 ml लेना पड़ेगा। है बात समझ? तो एक्वारेजिया क्या है? एक्वारेजिया सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कॉन्सेंट्रेटेड HCl एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के 3:1 के ताजा मिश्रण को कहा जाता है। ठीक है, एक्वारेजिया जो एक प्रकार का लैटिन शब्द है और इसका अर्थ होता है रॉयल जल। एक्वारेजिया क्या है? लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है रॉयल जल। और एक्वारेजिया जो ये मिश्रण है, इसकी खास बात क्या होती है कि ये मिश्रण जो है सोना और प्लेटिनम जो धातुएं होती हैं उनको गलाने की क्षमता रखता है। ये दो धातुएं जो ऐसी हैं, सोना और प्लेटिनम, ये जो दो धातुएं हैं ये ऐसी धातुएं हैं जो न तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के माध्यम से गलाई जा सकती हैं और ना ही नाइट्रिक अम्ल के माध्यम से गलाई जा सकती हैं। लेकिन जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल इन दोनों अम्लों का 3:1 का ताजा मिश्रण बनाया जाता है तो इस मिश्रण में ये क्षमता आ जाती है कि वो इन दोनों धातुओं को, सोना और प्लेटिनम, इन दोनों को गला सके। तो एक्वारेजिया एक खास प्रकार का मिश्रण है जिसमें सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल 3:1 के अनुपात में होते हैं। और इस मिश्रण की ये क्षमता होती है कि ये सोना और प्लेटिनम, गोल्ड और प्लेटिनम जैसी जो धातुएं हैं उनको भी गला सकता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे धातु लवणों के विलयनों के साथ अभिक्रिया पर, यानी रिएक्शन विद सॉल्यूशंस ऑफ मेटल साल्ट्स। मतलब धातु लवणों के जो विलयन हैं, धातु लवणों के जो एक्वस सॉल्यूशन है, विलयन जो है,
उनके साथ में धातुएं किस तरह से अभिक्रिया करती हैं। सवाल उठता है कि ये धातु लवण क्या होते हैं। धातु लवण जो धातुओं से बनते हैं वो लवण धातु लवण कहलाते हैं। कुछ उदाहरण लेते हैं धातु लवणों के। जैसे एक धातु लवण है कॉपर सल्फेट, आपने नाम सुना होगा, ये नीले रंग का सॉल्यूशन होता है, कॉपर सल्फेट, CuSO4 कॉपर सल्फेट का ये सूत्र होता है। और ये इसका जब विलयन हम बनाते हैं तो उसका नीला रंग होता है, नीले रंग का इसका विलयन बनता है, सॉल्यूशन बनता है। ठीक है। इसी तरह से एक जो धातु लवण है वो है सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर का प्रतीक होता है Ag, नाइट्रेट का फार्मूला होता है NO3, AgNO3 होल स्क्वायर 2। ये सिल्वर नाइट्रेट का फार्मूला है। और सिल्वर नाइट्रेट क्या है? एक धातु लवण, इसको बोलते हैं हम सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है। इसी तरह से एक धातु लवण है फेरस सल्फेट। फेरस को लिखते हैं Fe, फेरस सल्फेट बोल देते हैं इसको, या फिर इसको आयरन सल्फेट भी बोल देते हैं, दोनों का मतलब एक ही है, फेरस या आयरन सल्फेट, FeSO4 FeSO4। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें इस टॉपिक के अंतर्गत इस बात का अध्ययन करना है कि कोई भी धातु, वो धातु लवण का जो विलयन है, एक्वस सॉल्यूशन है, उसके साथ में किस प्रकार से अभिक्रिया करती है। धातु लवण के एक्वस सॉल्यूशन से मतलब है कि कोई भी धातु कॉपर सल्फेट के विलयन के साथ में, या सिल्वर नाइट्रेट के विलयन के साथ में, या फेरस सल्फेट का जो विलयन है उसके साथ में किस प्रकार से अभिक्रिया करती है। यहाँ पर हम आपको एक बात बता दें कि जो सभी धातुएं जो हैं, जितनी भी धातुएं बहुत सारी हैं, हम जानते हैं। अब इन धातुओं में जितनी भी धातुएं हैं, ये सभी धातुएं एक ही समान तरीके से अभिक्रिया नहीं करती, एक जैसे तरीके से अभिक्रिया नहीं करती। सभी धातुओं की अभिक्रियाशीलता यानी रिएक्टिविटी अलग अलग होती है। कोई धातु जल्दी रिएक्ट करती है, कोई देर से रिएक्ट करती है, और कोई रिएक्ट ही नहीं करती। ठीक है। यानी कहने का मतलब ये कि सभी धातुएं जो हैं उनकी जो अभिक्रियाशीलता है वो अलग अलग होती है। ठीक है। अगर हम धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के आधार पर, उनकी रिएक्टिविटी के आधार पर अवरोही क्रम में जमाएं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जमाएं, ठीक है, तो हमें एक सूची प्राप्त होती है, और उस सूची को हम कहते हैं सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी। ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज, सक्रियता श्रेणी। ठीक है। तो हमने क्या कहा कि सभी धातुएं, जितनी भी धातुएं हैं, इनकी सबकी अभिक्रियाशीलता एक जैसी नहीं होती, ये अलग अलग तरह से अभिक्रियाशील, इनकी अभिक्रियाशीलता अलग अलग होती है। और अगर हम धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के, उनकी रिएक्टिविटी के अवरोही क्रम में यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर जमाएं, व्यवस्थित करें, तो हमें जो सूची प्राप्त होती है उसको हम बोलते हैं सक्रियता श्रेणी। ठीक है। तो सक्रियता श्रेणी का क्या मतलब हुआ, रिएक्टिविटी सीरीज का क्या मतलब हुआ। रिएक्टिविटी सीरीज का मतलब या सक्रियता श्रेणी का मतलब हुआ वह सूची, वह लिस्ट जिसमें धातुओं को, मेटल्स को उनकी क्रियाशीलता के, उनकी रिएक्टिविटी के अवरोही क्रम में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में व्यवस्थित किया जाता है, सक्रियता श्रेणी कहलाती है।
ठीक है, वह सूची जिसमें धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के अवरोही क्रम में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, घटते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, उस सूची को हम कहते हैं सक्रियता श्रेणी। अंग्रेजी में हम कहें तो ए लिस्ट इन विच मेटल्स अरेंज्ड in the order of their decreasing reactivity is called reactivity series। ठीक है, समझ में आई सक्रियता श्रेणी क्या होती है? सक्रियता श्रेणी का मतलब ये है, हमने कहा कि जितनी भी धातुएं हैं, सभी धातुओं की अभिक्रियाशीलता जो होती है, अभिक्रिया करने की जो क्षमता होती है, वो अलग अलग होती है। और अगर हम इन धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के या उनकी रिएक्टिविटी के अवरोही क्रम में, यानी घटते हुए क्रम में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में व्यवस्थित करें, तो इस प्रकार जो सूची हमें प्राप्त होती है उसे हम कहते हैं सक्रियता श्रेणी, रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, जैसे हमें ये सक्रियता श्रेणी दी गई है, रिएक्टिविटी सीरीज दी गई है। इस रिएक्टिविटी सीरीज में देखिए हमें नजर आ रहा है कि सबसे पहले पोटेशियम, और एक घटते हुए क्रम के अंदर पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक। अगर हम देखें तो इस सूची के मुताबिक, इस सक्रियता श्रेणी के मुताबिक पोटेशियम जो है सर्वाधिक रिएक्टिविटी रखने वाला पदार्थ है, सर्वाधिक सक्रियता दिखाने वाला पदार्थ है। ठीक है, इसके बाद में आता है सोडियम, फिर आता है कैल्शियम, फिर आता है मैग्नीशियम, फिर आता है एल्युमिनियम और फिर आता है जिंक। ये जो तत्व हैं ये सबसे अधिक अभिक्रियाशीलता रखने वाले तत्व हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें फेरस की, यानी आयरन की, फेरस आता है इसके बाद में, फिर आता है लेड, फिर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्योंकि धातु नहीं है, इसके बावजूद इसमें दिया हुआ है। फिर आता है कॉपर, फिर आता है मरकरी या पारा, फिर आता है सिल्वर यानी एजी, फिर आता है एयू यानी गोल्ड। अगर इस सक्रियता सूची को, श्रेणी को हम देखें तो हमें मालूम चलेगा कि सिल्वर और गोल्ड जो है ये बहुत ही कम अभिक्रियाशील तत्व हैं। इसी प्रकार पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये जो हैं एल्युमिनियम और जिंक, ये अधिक अभिक्रियाशील तत्व हैं। और बीच वाले जो तत्व रह गए आयरन, लेड, कॉपर और मरकरी, ये अपेक्षाकृत कम अभिक्रियाशील तत्व हैं। ठीक, तो हमने समझाया कि जितनी भी धातुएं हैं, सभी धातुओं की अभिक्रियाशीलता जो है वो अलग अलग होती है। और यदि हम इन सभी धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के आधार पर अवरोही क्रम में जमा दें तो ऐसी सूची को, ऐसी लिस्ट को हम कहते हैं सक्रियता श्रेणी। ठीक है, अब हम बात करते हैं धातु लवणों के विलयनों के साथ में धातुओं की अभिक्रियाशीलता की। ये धातु लवणों के जो विलयन हैं उनके साथ में धातुएं कैसे अभिक्रिया करती हैं। हमारी बात वही चल रही थी ना, तो आइए हम देखते हैं कि धातु लवणों के विलयनों के साथ में धातुएं किस प्रकार से अभिक्रिया करती हैं। ठीक है, जब कभी भी धातु लवणों के विलयन किसी धातु के साथ में अभिक्रिया करते हैं, जैसे धातु लवण का विलयन हम ले लेते हैं। मान लीजिए हमने लिया कॉपर सल्फेट CuSO4, ये विलयन है, AQ हम लिखते हैं। तो धातु लवण का ये विलयन है। और जब भी हम धातु लवण के विलयन की अभिक्रिया किसी धातु से करवाते हैं, मान लीजिए कोई धातु है फेरस, आयरन, सॉलिड है, धातु है, इसकी अभिक्रिया हम करवा रहे हैं किससे? धातु लवण के विलयन से। तो जब भी धातु लवण के विलयन की अभिक्रिया किसी धातु से होती है तो होता क्या है कि जो अभिक्रिया करने वाली धातु और जिस धातु का धातु लवण है
इन दोनों की अभिक्रियाशीलता क्या है, पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए। किसकी ज़्यादा है और किसकी कम है, ये हमें मालूम होना चाहिए। यदि अभिक्रिया करने वाली धातु की, यानी ये इस समीकरण के अंदर जैसे हमने देखा फेरस, आयरन, इस धातु की अभिक्रियाशीलता अगर धातु लवण के विलयन वाली धातु, यहाँ पर जो कॉपर है, उससे अधिक है, अगर अभिक्रिया करने वाली धातु जो यहाँ पर फेरस है, आयरन है, उसकी अभिक्रियाशीलता धातु लवण के विलयन वाली धातु से, जो कि यहाँ पर कॉपर है, उससे अधिक है, तो ये क्या करेगी, ये जो यौगिक है, ये जो कंपाउंड है कॉपर सल्फेट, फेरस क्या करेगा, आयरन क्या करेगा, ये जो कंपाउंड है कॉपर सल्फेट CuSO4, इसमें से कॉपर को प्रतिस्थापित कर देगा। ठीक है, इस तरह से कर देगा। ये फेरस जो है सल्फेट के साथ में अभिक्रिया करके फेरस सल्फेट बना लेगा, FeSO4, और ये जो कॉपर है ये अलग हो जाएगा, प्लस C। बात आई समझ में कि जब भी हम धातु लवणों के विलयनों के साथ किसी अन्य धातु की अभिक्रिया कराते हैं, तो यदि उस धातु की, जिस भी धातु से हम अभिक्रिया करवा रहे हैं, उस धातु की अभिक्रियाशीलता यानी रिएक्टिविटी अगर धातु लवण के विलयन वाली धातु की अभिक्रियाशीलता यानी रिएक्टिविटी से अधिक है, तब तो क्या होगा, वो जो धातु है वो धातु लवण में से जो कम अभिक्रियाशील धातु है उसको प्रतिस्थापित कर देगी, यानी अलग कर देगी, जैसा कि इस केस में हुआ। ठीक है, लेकिन अगर इसकी अभिक्रियाशीलता कम है तो ऐसी स्थिति में अभिक्रिया नहीं होगी। यानी अभिक्रिया होने के लिए क्या बात जरूरी है, इसके लिए जरूरी है जिस भी धातु से हम अभिक्रिया करवा रहे हैं उस धातु की अभिक्रियाशीलता धातु लवण के विलयन वाली जो धातु है उससे अधिक होनी चाहिए। ठीक है, एक उदाहरण हम और ले लेते हैं। ये तो हमने लिया कॉपर सल्फेट और आयरन वाला। अब एक उदाहरण हम और ले लेते हैं, वो है अगर हम बात करें सिल्वर नाइट्रेट की। सिल्वर नाइट्रेट का फार्मूला होता है AgNO3। ठीक है, अगर हम सोडियम नाइट्रेट सिल्वर नाइट्रेट की बात करें और इसके विलयन की बात करें, विलयन का मतलब है एक्वस सॉल्यूशन है, AQ विलयन, ये विलयन का चिन्ह है। अगर हम सिल्वर नाइट्रेट की बात करें, सिल्वर नाइट्रेट के विलयन की बात करें, सिल्वर नाइट्रेट के विलयन की अगर हम अभिक्रिया कराएं कॉपर से, कॉपर जो सॉलिड है, S मतलब सॉलिड, ठोस। ठीक है, कॉपर से अभिक्रिया कराएं तो क्या होता है, हमें क्या देखना होता है, हमें ये देखना होता है कि जिस धातु से हम अभिक्रिया करवा रहे हैं उस धातु की अभिक्रियाशीलता और जिस धातु लवण की हम बात कर रहे हैं, जिस धातु लवण के विलयन की हम बात कर रहे हैं, उस धातु की अभिक्रियाशीलता में क्या संबंध है। ठीक है, अगर अभिक्रिया करने वाली धातु यानी कॉपर की अभिक्रियाशीलता यानी रिएक्टिविटी अगर सिल्वर से यानी Ag से अधिक है, तब तो क्या होगा, ये जो कॉपर है ये नाइट्रेट से अभिक्रिया करके क्या बना लेगा, कॉपर नाइट्रेट CuNO3। ठीक है, और क्या होगा, इसमें जो Ag बच गया, जो सिल्वर बच गया, इसको अलग कर देगा, ये हो गया अलग, ये Ag अलग। ठीक है, समझ आई बात कि धातु लवणों के विलयनों के साथ में जब भी किसी धातु की अभिक्रिया होती है तो
अधिक अभिक्रियाशील जो धातु होती है वो कम अभिक्रियाशील धातु को अलग कर देती है, विस्थापित कर देती है उसके यौगिक से, यानी धातु लवण का जो विलयन है उससे। ठीक है, आगे बात समझ। यानी इस सवाल के अंदर, इस बिंदु के अंदर हमें क्या ध्यान रखना होता है कि किस धातु की अभिक्रियाशीलता ज्यादा है और किस धातु की अभिक्रियाशीलता कम। ठीक, आगे बढ़ने से पहले हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करें। जैसे परमाणु, हम सब जानते हैं कि संसार में जितनी भी चीजें हैं, जितने भी द्रव्य हैं, सब्सटेंस हैं, वो सभी परमाणुओं से मिलकर के बने हैं। परमाणुओं में प्रत्येक परमाणु के अंदर कोई भी एटम हो, प्रत्येक एटम के अंदर 3 प्रकार के कंटेंट पाए जाते हैं, 3 प्रकार की चीजें पाई जाती हैं, अवयव पाए जाते हैं। कौन कौन से? एक है प्रोटॉन, एक है इलेक्ट्रॉन और एक है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। अगर हम प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन पर आवेश की बात करें, आवेश यानी चार्ज, अगर हम प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन पर आवेश की बात करें, चार्ज की बात करें, तो हम आपको बता दें कि प्रोटॉन जो है उसके ऊपर धनात्मक चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है, प्लस आवेश होता है, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस आवेश होता है, ऋणात्मक आवेश होता है, ऋणात्मक चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, और जो न्यूट्रॉन होता है ये उदासीन होता है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, 0 चार्ज होता है इसके ऊपर। ठीक है, उदासीन होता है। ठीक है, अगर हम बात करें संख्या की, तो हम आपको बता दें कि किसी भी परमाणु के नाभिक के अंदर, किसी भी परमाणु के न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, यानी प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। ठीक है, न्यूट्रॉनों की संख्या में कुछ परिवर्तन होता है, आमतौर पे तो ये प्रोटॉन के बराबर ही होते हैं, लेकिन कभी कभी ये उनकी संख्या में अंतर भी आता है। ठीक है, अब हम बात करें परमाणु क्रमांक की, एटॉमिक नंबर की। जो एटॉमिक नंबर है, जो परमाणु क्रमांक है, उसका मतलब है किसी भी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉनों की संख्या। किसकी संख्या? प्रोटॉनों की संख्या। जब भी कभी परमाणु क्रमांक की हम बात कर रहे हैं, एटॉमिक नंबर की हम बात कर रहे हैं, तो हमारा मतलब है उस परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉनों की संख्या। ठीक है, यहां पर हम आपको एक बार बता दें कि किसी भी परमाणु के नाभिक में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। मान लीजिए कोई परमाणु का नाभिक है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसके चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं विभिन्न कक्षाओं के अंदर, कई शेल्स के अंदर। कक्षाओं का मतलब शेल्स के अंदर हम इसमें चक्कर लगाते रहते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन किस कक्षा के अंदर, कौन सी शेल के अंदर कितनी मात्रा में होंगे, उनका वितरण किस प्रकार से होगा, इसी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉनों का वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो किस प्रकार से होगा, इस बात को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉन विन्यास। इलेक्ट्रॉन विन्यास का मतलब क्या है कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉनों का जो वितरण है वो किस प्रकार से। ठीक है, तो परमाणु के इलेक्ट्रॉन विन्यास से जुड़ी हुई कुछ बातें हम आपको बता दें कि देखिए, इसमें एक हमें 3 बातें खास तौर पर ध्यान रखनी पड़ेगी। पहली बात जो है इलेक्ट्रॉन विन्यास से जुड़ी हुई वो तो ये है कि परमाणु के जो नाभिक की जो शेल्स होती हैं, परमाणु के अंदर जो शेल्स होती हैं, शेल बोल दो इनको, ऑर्बिट बोल दो या कक्षाएं बोल दो, कक्ष भी बोलते हैं, कक्ष भी कह सकते हैं, शेल भी कह सकते हैं और ऑर्बिट भी कह सकते हैं। तो परमाणु के अंदर जो कई तरह की शेल्स होती हैं उनको नाम हम देते हैं
के से शुरू करते हैं, के, एल, एम, एन, ओ, पी, इस तरह से हम शेल्स का नामांकन करते हैं। तो पहला बिंदु जो है कि परमाणु के किस कक्ष के अंदर, कौन सी शेल के अंदर, कितनी मात्रा के अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे, इस बात का निर्धारण एक सूत्र से होता है। सूत्र कौन सा है? कि सूत्र है 2n²। ठीक है, क्या है? 2n²। 2n² क्या है? 2n² वो संख्या है जो कि ये बताती है कि परमाणु के किसी कक्ष के अंदर, किसी शेल के अंदर, किसी ऑर्बिट के अंदर अधिकतम कितने, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। यानी 2n² क्या है? वो है परमाणु के कक्षों यानी शेलों में, कक्षों, शेलों में या ऑर्बिट में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की अधिकतम संख्या, की अधिकतम, मैक्सिमम, अधिकतम संख्या। ठीक है, तो यानी हम पहला बिंदु ये कह सकते हैं कि प्रत्येक शेल के अंदर, परमाणु की प्रत्येक शेल के अंदर अधिकतम, मैक्सिमम 2n² इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है, तो पहला बिंदु हमारा क्या हुआ कि परमाणु के प्रत्येक शेल के अंदर मैक्सिमम, अधिकतम 2n² जो है इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात यह है कि जब इलेक्ट्रॉनों का हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, वितरण करते हैं, तो नाभिक से अंदर से बाहर की ओर करते हैं। यानी सबसे पहले हम के शेल की बात करेंगे, फिर कुछ इलेक्ट्रॉन बचेंगे तो हम एल शेल के अंदर उनको डालेंगे, फिर हम कुछ बचेंगे तो एम में डालेंगे, फिर अगर बचेंगे तो एन में डालेंगे। ठीक, इस तरह से जो है इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वितरण होता है। यानी दूसरा बिंदु हमारा क्या हुआ कि जो शेल्स हैं, जो कक्षाएं हैं, जो ऑर्बिट्स हैं, वो अंदर से बाहर की ओर भरती हैं, अंदर से बाहर की ओर भरती हैं। ठीक है, सबसे पहले सबसे अंदर वाली जो शेल है, यानी के शेल जो है, के कक्षा जो है, सबसे पहले इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भरेंगे, और अगर कुछ बचेंगे तो फिर जाके एल शेल भरेगी। एल शेल जब पूरी हो जाएगी तो एम शेल भरेगी, फिर आगे एन शेल भरेगी, फिर ओ शेल, फिर पी शेल। इस तरह से अंदर से बाहर की ओर जो है कक्षाएं भरती है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे एक तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो वो ये है कि ये दो बातें तो हो गई कि प्रत्येक कक्ष के अंदर 2n² इलेक्ट्रॉन होते हैं और कक्षाएं अंदर से बाहर की ओर बढ़ती हैं। दो बात तो हो गई, लेकिन तीसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी बाह्यतम कक्षा होती है परमाणु की, आउटर मोस्ट या बाह्यतम, परमाणु की जो बाह्यतम कक्षा है, जो भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, शेल है, बाह्यतम कक्षा है, उस आउटर मोस्ट कक्षा में, बाह्यतम कक्षा के अंदर, बाह्यतम शेल के अंदर अधिकतम, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है, अगर कोई भी परमाणु है, उसकी कोई बाह्यतम कक्षा है, तो उसके अंदर अधिकतम कितने परमाणु हो सकते हैं? 8। 8 तो होने ही चाहिए, यह अधिकतम है, 8 होने चाहिए। ठीक है, अगर 8 से कम है, अगर 8 से कम है तो उसको इलेक्ट्रॉन लेने पड़ते हैं, और अगर 8 से ज्यादा है तो उसको इलेक्ट्रॉन देने पड़ते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये कि जो आउटर मोस्ट शेल होती है किसी परमाणु की, किसी परमाणु की जो बाह्यतम कक्षा होती है, उसके अंदर अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक है,
सिवाय पहली शेल के। अपवाद क्या है? पहली शेल के शेल जो है पहली शेल, उसके अंदर अगर हम परमाणु की बात करें तो उसके अंदर ये नियम लागू नहीं होता, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन भी रह सकते हैं अगर ये बाह्यतम कक्षा, ठीक है। तो कोई भी बाह्यतम कक्षा हो, कोई भी परमाणु हो, उसकी बाह्यतम कक्षा जो है, जो उसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, आउटर मोस्ट शेल है, उसके में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। यानी हमने 3 बातें बताई यहाँ पर कि जो परमाणु है उसकी प्रत्येक शेल के अंदर 2n² इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। दूसरी बात हमने कही कि परमाणु के अंदर जो कक्षाएं होती हैं, जो ऑर्बिट्स होती हैं, जो शेल्स होती हैं, वो अंदर से बाहर की ओर बढ़ती हैं। तीसरी बात हमने कही कि परमाणु के अंदर जो आउटर मोस्ट शेल होती है, जो बाह्यतम कक्षा होती है, बाह्यतम शेल या ऑर्बिट होती है, वो उसके अंदर अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, रह सकते हैं, ठीक है। ये तो बात हुई हमारी परमाणु के इलेक्ट्रॉन विन्यास की, ठीक है। अब हम बात करेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन या संयोजकता इलेक्ट्रॉन जो है ये क्या होते हैं? इनको हम अंग्रेजी में बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन या संयोजकता इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? संयोजकता इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है जो आउटर मोस्ट शेल है परमाणु की, परमाणु के नाभिक की जो आउटर मोस्ट शेल है, जो सबसे बाह्यतम कक्षा है, उस कक्षा के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, उन इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है उसको हम कहते हैं संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या। किस तरह से? उदाहरण देख करके मैं बताता हूँ आपको। देखिए, मान लीजिए हम बात करते हैं ऑक्सीजन, इसकी मान लीजिए हमने बात की ऑक्सीजन की, हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। ऑक्सीजन की परमाणु जो क्रमांक है, यानी प्रोटॉन्स की जो संख्या है, वो कितनी है? परमाणु क्रमांक कितना ऑक्सीजन का? वो है 8, ठीक है, 8, ठीक है। अब ये जो परमाणु क्रमांक 8 है ऑक्सीजन का, इस परमाणु क्रमांक का अगर हम इलेक्ट्रॉन विन्यास करें, परमाणु क्रमांक 8 है, प्रोटॉन संख्या 8 है, तो इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी हुई? इलेक्ट्रॉन संख्या ही 8 है। और अब इन इलेक्ट्रॉनों का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें, यानी इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन करें, तो किस तरह से करते हैं? देखिए, ये हो गया परमाणु का नाभिक और ये हो गई उसकी पहली शेल, जिसको हम कहते हैं के शेल, उसको हम के शेल कह सकते हैं या पहली शेल कह सकते हैं, ठीक है। तो नियम के मुताबिक पहली शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? नियम क्या था? 2n², ठीक है। तो के शेल में कितने आएंगे? 2 की जगह पर 2 लिख दिया। के शेल पहली शेल है तो n की जगह पर, n का मतलब है जो कक्षा है उसका नंबर, ये पहली शेल है तो उसका हमने लिख दिया 1 और स्क्वायर ये करेंगे, तो 1 का स्क्वायर 1 हुआ और 1 को मल्टीप्लाई जब 2 से किया तो मतलब आया इक्वल टू 2। यानी के शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। अधिकतम कितने आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। तो हमने यहाँ पर के शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन उठा करके डाल दिए, ठीक है। अब 2 इलेक्ट्रॉन तो इसमें हो गए, कुल थे इलेक्ट्रॉन 8, 6 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? अगली शेल के अंदर, ठीक है। तो अगली शेल की बात करें हम, अगली शेल का नाम होता है एल। जो एल शेल है, अगला जो कक्ष है एल वाला, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं अधिकतम? उसकी संख्या भी इसी से निकालेंगे हम। कैसे निकालेंगे? देखिए, 2n की जगह पर हमने ऑर्बिट का या कक्षा का नंबर डाल दिया 2, दूसरी शेल की हम बात कर रहे हैं, फिर स्क्वायर की हमने स्क्वायर लगा दिया, 2 का स्क्वायर किया तो 4 आ गया, 2 दूनी 4, 2 इंटू 2 4 हो गया। 4 को जब 2 से गुना करें, मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो आ जाएगा 8, 4 दूनी 8। यानी दूसरी शेल के अंदर अधिकतम 8 आ सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास में अलाने कितने? 6, तो हमने 6 बाहर लिख दिए, 1 2
3 4 5 और ये 6 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर हमने डाल दिए। ठीक है, ये तो बात हुई। अब अगर कोई हमसे पूछता है कि ऑक्सीजन के अंदर संयोजी इलेक्ट्रॉन्स या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी है, संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, तो हम कहेंगे वो है 6। किसी भी परमाणु के अंदर बाह्यतम कक्ष के अंदर इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है उसको हम लिखते हैं संयोजकता इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6। ठीक है, ये तो हुई वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात। अब हम बात करते हैं संयोजकता की। संयोजकता क्या होती है, देखिए संयोजकता का मतलब हमारा ये है कि अगर हम ऑक्सीजन को उदाहरण लें तो हमने देखा कि पहले जो शेल है इस परमाणु के नाभिक का जो पहला शेल है उस शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है और बाकी के शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब यहाँ पर एक नियम हमें ध्यान रखना है जो हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि जो भी बाह्यतम शेल होती है, जो आउटर मोस्ट शेल होती है किसी भी परमाणु की कक्ष होती है, उस आउटर मोस्ट बाह्यतम कक्षा के अंदर अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कितने होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए बाह्यतम कक्ष के अंदर। इसके अंदर कितने हैं, 6 ही इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 ही। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसको अपना अष्टक पूरा करना है, पूरे 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे। क्या करना पड़ेगा 2 इलेक्ट्रॉनों का, 2 इलेक्ट्रॉन इसको लेने पड़ेंगे, यानी ये ऋणी हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन जो है इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिया, ऋणी हो गया। इसके ऊपर जो आवेश आएगा वो ऋणावेश आएगा, 2+। ठीक, अब ये कितने इलेक्ट्रॉन देने पड़ रहे हैं इसको, 2। या तो ये 2 देगा, सॉरी 2 लेने पड़ रहे हैं, इसको ले रहा है, तो ये ऋणी हो गया, 2 माइनस आएगा। ठीक है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन उसको लेने पड़ रहे हैं। ठीक है, तो इसकी जो संयोजकता होगी वो हो जाएगी 2-। ठीक है, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन लेने या देने पड़ते हैं वो संख्या जो होती है वो संयोजकता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक सवाल उठता है जो हमारा बार बार उठेगा कि जो भी तत्व हैं, जो भी एलिमेंट्स हैं प्रकृति में, आखिर ये अभिक्रिया करते क्यों और करते कैसे हैं। क्यों तो करते हैं और कैसे करते हैं। क्यों का कारण तो हम आपको बता दें कि हमने आपको अभी बताया था कि कोई भी परमाणु हो, उस परमाणु के बाह्यतम कोश के अंदर अगर उस परमाणु को संतुष्ट होना है तो उसके बाह्यतम कोश जो कक्ष है, जो ऑर्बिट है, जो शेल है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 8। कितनी होनी चाहिए, 8। अगर 8 से कम है तो उसे इलेक्ट्रॉन लेने या देने पड़ते हैं। ठीक है, तो अभिक्रिया क्यों की जाती है, तत्व अभिक्रिया क्यों करते हैं, अष्टक पूरा करने के लिए। अष्टक पूरा करने के लिए तत्व अभिक्रिया करते हैं। अगर अष्टक पूरा हो, जैसे आर्गन जैसी गैसों में होता है, जैसे अक्रिय गैसें जिसे हम कहते हैं, अगर अष्टक पूरा हो तो फिर वो अभिक्रियाएं नहीं करती। ठीक है, अष्टक पूरा करने के 2 तरीके हो सकते हैं, 3 तरीके हो सकते हैं बल्कि। पहला तरीका, नंबर 1,
इलेक्ट्रॉन लेना। दूसरा तरीका इलेक्ट्रॉन देना। और तीसरा तरीका जो होता है वो होता है इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करना, यानी शेयर करना। इलेक्ट्रॉनों की शेयर करना या साझेदारी करना। ठीक है। अगर कोई भी पदार्थ, कोई भी यौगिक इलेक्ट्रॉनों के लेने या देने से, यानी आदान या प्रदान से बन रहा है, तो ऐसे जो यौगिक हैं उनको हम कहते हैं आयनिक यौगिक, आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है। अब अगर हम बात करें शेयरिंग की, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की, तो अगर शेयरिंग की बात हम करें तो यहां पे हम बता दें शेयरिंग भी 3 प्रकार से हो सकती है। पहली, अगर एक जोड़े इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, एक इलेक्ट्रॉन, एक जोड़े इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही हो, तो इस प्रकार जो बॉन्ड बनता है, एक इलेक्ट्रॉन, एक जोड़े इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको हम एक सिंगल लाइन से, सिंगल बॉन्ड बोलते हैं। सिंगल लाइन से हम प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। अगर दो जोड़े इलेक्ट्रॉनों की हम बात करें, दो जोड़े इलेक्ट्रॉन अगर शेयर हो रहे हैं तो हम डबल बॉन्ड से उसको प्रदर्शित करते हैं। और अगर 3 जोड़े इलेक्ट्रॉन की हम बात कर रहे हैं तो उसे ट्रिपल बॉन्ड से हम प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। तो यानी कुल मिलाकर के शेयर, जो अगर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी की जा रही है तो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो बॉन्ड बनते हैं उनको तो हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड, अंग्रेजी में बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड, और हिंदी में हम कहते हैं संयोजक, संयोजक आबंध, संयोजी आबंध, संयोजी आबंध। और अंग्रेजी में इसको कहते हैं कोवैलेंट, कोवैलेंट, VALENT, कोवैलेंट बॉन्ड, संयोजी आबंध। और ये जो संयोजी आबंध होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से बनते हैं, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। सिंगल बॉन्ड, यानी एक जोड़े इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है, डबल बॉन्ड यानी 2 जोड़े इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है, और ट्रिपल बॉन्ड यानी 3 जोड़े इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है। ठीक है, आई बात समझ में? अब हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना पर। इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना, इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना का मतलब क्या है? इसका मतलब सिर्फ इतना है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको डॉट से प्रदर्शित करना। इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना के अंदर हम क्या करते हैं, जो भी परमाणु होता है उसके परमाणु के जो बाह्यतम पक्ष होता है, परमाणु का जो नाभिक है उसका जो बाह्यतम पक्ष होता है, उसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्ष के अंदर, जैसे हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो पहले कक्ष के अंदर तो 2 परमाणु थे और दूसरे कक्ष के अंदर 6 परमाणु थे। 1 2 परमाणु नहीं, सॉरी, इलेक्ट्रॉन थे। पहले कक्ष के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन थे और दूसरे कक्ष के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन थे। 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है। तो किसी भी परमाणु के अंदर बाह्यतम कक्ष में जितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं उनकी संख्या को हम प्रदर्शित करने के लिए उनकी संख्या के बराबर हम बिंदु लगा देते हैं। यानी संयोजकता जो इलेक्ट्रॉन होती है
उनकी संख्या को हम बिंदुओं से, या तो पॉइंटों से या फिर क्रॉस से, इससे प्रदर्शित करते हैं, और इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना। क्योंकि इलेक्ट्रॉनों को हम डॉट से प्रदर्शित कर रहे हैं या क्रॉस से प्रदर्शित कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम है इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना, स्ट्रक्चर। ठीक है, कैसे करते हैं देखिए। देखिए, मान लीजिए ये जो हमने ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन विन्यास बताया, इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन विन्यास के अंदर बाह्यतम कक्ष के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं? 6। तो हम इसको कैसे प्रदर्शित करेंगे? ओ लिख दिया और 6 बिंदु बना दिया, कहीं पे बना सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, चाहे तो हम इसी जगह पे क्रॉस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, यानी ओ लिखा और क्रॉस बना दिया, 1 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 4 क्रॉस 5 क्रॉस 6 क्रॉस। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बात करें सोडियम की, Na, तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होता है? इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है, जो के शेल है, पहली जो शेल होती है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरी जो शेल होती है एल वाली, उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और तीसरी जो आउटर मोस्ट शेल है, बाह्यतम जो कक्षा है, उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो अगर हमें इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना लिखनी हो तो Na लिख करके और उसके कहीं पर भी एक पॉइंट हम बना सकते हैं, या फिर Na लिख करके कहीं पर भी एक क्रॉस हम बना सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना है। ठीक है, इसी तरह से हम बात करें अगर क्लोरीन की, Cl की, क्लोरीन की, तो क्लोरीन में क्या होता है? क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? वो होता है, पहले कक्ष के अंदर 2 होते हैं, दूसरे कक्ष के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और तीसरे कक्ष के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन। तीसरा जो आउटर मोस्ट शेल होता है, अंतिम जो कक्ष होता है, उसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो इन अंतिम जो आउटर मोस्ट शेल होता है, इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको ही हमें प्रदर्शित करना होता है इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना में। उसको हम लिखेंगे Cl, और उसके बाद में डॉट्स लगा सकते हैं, क्रॉस लगा सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से। तो ये हो गई इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना। ठीक है।